हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे आप इंडक्टिव सर्किट मतलब इंडक्टर क्या है, जैसे आप तार को लेके गोल गोल उसके छल्ले बना दो, उसको जैसे मान लो तार लो और ये पेन है, पेन के ऊपर आप उसको गोल गोल लपेट दो। तो लपेटने के बाद उसके अंदर एक इंडक्टेंस क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर एक प्रेरण क्षमता क्रिएट हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टेंस। तो उस तरह की प्रॉपर्टी जो है जिसके अंदर मतलब करंट आएगी तो करंट के बाद उसमें फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स में जब चेंज होगा, चूंकि एसी सप्लाई है तो करंट अल्टरनेटिंग होगी, चेंजिंग करंट होगी, और चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। इसका मतलब जैसे ही आपने एक वी वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें एक करंट आई फ्लो होगी। अब ये करंट आई जब इधर फ्लो होगी तो ये यहाँ पे प्लस और ये माइनस क्रिएट करेगी, और इसके क्रॉस एक वोल्टेज क्रिएट होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसे हम बोलेंगे वीएल, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और इसका इंडक्टेंस जो एल है, मतलब उसकी जो प्रेरण क्षमता है, जो उसकी कुंडली की प्रेरण क्षमता है, उसको हमने इंडक्टेंस एल बोला। और इसकी हेनरी यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, हेनरी। ठीक है, तो अब मान लो कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, आई एम साइन ओमेगा टी। हम इसी को बेस मान के काम कर रहे हैं। इसके पहले जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देखा तो वहाँ पर भी हम लोगों ने आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी लिया। तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी बाई यूजिंग के वी एल। इसमें जब के वी एल अप्लाई कर दो तो प्लस वी माइनस वी एल इक्वल टू जीरो, तो V इक्वल टू वी एल। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इसके क्रॉस जो वी एल वोल्टेज बना है वो वी एल क्या होगा, एल डी आई डी टी, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक डी फाई डी टी भी होता है, तो हम यहाँ पर एल डी आई डी टी, क्योंकि करंट हमें पता है तो हम इसको यूज करेंगे। अब वी एल इज इक्वल टू एल डी ओवर डी टी, और आई की जगह पर हम आई एम साइन ओमेगा टी जो वैल्यू यूज किए थे उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब आई एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा आई एम, एल भी बाहर ही है। साइन ओमेगा टी को टाइम के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा को भी हमने बाहर कर लिया। तो अब यहाँ पर देखो आई एम इंटू ओमेगा एल, ये एक नई क्वांटिटी बन गई, और ये कॉस को हमने किस में फिर कन्वर्ट कर लिया, साइन में। हमें मालूम है कॉस थीटा जो है साइन 90 प्लस थीटा, तो हम लोगों ने कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस 90 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो अब ये बताओ वी एल ये वोल्टेज की इक्वेशन है, और यहाँ पर साइन के पहले और बराबर के बाद जो भी वैल्यू आई है ये कौन सी वैल्यू होगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, हमने इसको मान लिया वी एम। वी एम इक्वल टू आई एम इंटू ओमेगा एल है। तो अब ये ओमेगा एल क्या है, इस ओमेगा एल को हम एक नाम देते हैं एक्स एल। एक्स मतलब रिएक्टेंस, और चूंकि इंडक्टर का रिएक्टेंस है इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ओमेगा एल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी भी यूनिट ओम ही होगी। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है वैसे ही इसकी भी यूनिट ओम है। अब खुद देखो ना, करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर। एम्पियर में किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें कि वोल्टेज बन जाए, तो जाहिर सी बात है कि V इक्वल टू आई आर, आप लोगों ने ओम्स लॉ में देखा था, तो यहाँ पर भी V इक्वल टू ओमेगा एल जो है वो क्या होगा, ओम की ही यूनिट कैरी करेगा। मतलब इसकी भी यूनिट ओमेगा एल की भी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, और आई एम करंट है तो करंट एम्पियर इंटू ओम करेंगे तभी वोल्ट बनेगा। तो ये हमारा एक्सेल, जो कुछ भी हमने नाम दे दिया, इसको एक्सेल दे दिया या कुछ भी दे दो नाम, तो ये जो भी होगा वो ओम ही यूनिट कैरी करेगा। तो अब हम इसकी जगह पर अगर वी एम रख देते हैं तो वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 1 का फेज क्या है 0 डिग्री, और इक्वेशन 2 का फेज क्या है 90 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं ना, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट। वोल्टेज की इक्वेशन जो है वो करंट के इक्वेशन से फेज उसका 90 डिग्री आगे है। वोल्टेज लीड्स द करंट आर करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज। करंट क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आर पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, अब इसका एक वेव फॉर्म बनाओ। तो करंट की इक्वेशन हमारे पास साइन ओमेगा टी था, तो हम लोगों ने साइन का ग्राफ बना दिया ये। अब वोल्टेज की इक्वेशन आपके पास जो आई है वो 90 फेज पर है, तो अब टी इक्वल टू, बेटा इसमें 0 पुट कर दोगे, टी इक्वल टू 0 टाइम पर देखो इसकी वैल्यू कितनी है, टी इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो साइन 90 बचेगा। साइन 90 की वैल्यू 1, और वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एम। इसका मतलब टी इक्वल टू 0 पर वोल्टेज कितना होगा, वी एम, और करंट क्या होगा 0। और टी इक्वल टू आप यहाँ पर देखो
π/2 ओमेगा पर। उस पर जब सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू वोल्टेज की 0 हो जाएगी और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो ये हमेशा वोल्टेज 90 डिग्री आगे की वैल्यू देगा करंट के रेस्पेक्ट में। करंट जब 0 देगा तो ये मैक्सिमम देगा, जब करंट मैक्सिमम देगा तो उसके बाद 0 दे देगा, ये अगली वैल्यू अपनी दे देगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसका एक वेव फॉर्म बना लिया। अब फेजर डायग्राम बनाया जाए तो फेजर डायग्राम में आप देखो करंट का फेज क्या है 0, तो हमने 0 रेफरेंस एक्सिस पर ही करंट बना लिया। I इक्वल टू हमने लिखा Im/√2 एंगल 0। वोल्टेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि अब क्या है। वोल्टेज हमारे पास VL है, VL क्या है, करंट से 90 डिग्री आगे है, तो Vm/√2 एंगल 90 लिखा। Vm क्या है एक्चुअल में, Im इंटू ओमेगा L, ठीक है, /√2 एंगल 90 डिग्री। अच्छा, एंगल 90 डिग्री को आप लोग क्या करते थे, क्या लिखते थे, याद करो। जब हमने एक बार कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन सिखाया था तो 3J एक नंबर था, उसको हमने लिखा था 3 एंगल 90 डिग्री। तो भाई ये पूरी की पूरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हमने लिख लिया RMS, और ये ओमेगा एल को हमने क्या भी नाम दिया XL, तो Im/√2 इक्वल टू IRMS, और ओमेगा एल को हमने XL कर दिया, और एंगल 90 डिग्री को हमने, ये पोलर फॉर्म में है, इसको हमने अगर उसमें रख लिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो ये J हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये है Im इंटू XL, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई, एक रियल नंबर आ रहा है, और लेकिन ये आपका क्या है IRMS इंटू XL, ये रिप्रेजेंट कर रहा है VL को, करंट इंटू रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस, करंट में इंडक्टर के रेजिस्टेंस XL को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया VL। लेकिन VL एक्चुअल में करंट से 90 डिग्री आगे होना है, तो किसी भी चीज़ को 90 डिग्री अगर रोटेट कराना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, J से। इसीलिए हमने आपको I या J के रोटेशनल कैरेक्टर के बारे में बात की थी कि किसी भी नंबर में J से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस नंबर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर जब J से मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं I, ये हमारा I का करंट का फेज है 0 डिग्री पर है, और इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया JXL से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा VL। मतलब VL जो है वो I से क्या होगा 90 डिग्री आगे, और I में जब हम इस किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज बनेगा, तो वो कौन सी चीज़ है जिससे मल्टीप्लाई किया है वोल्टेज बने, JXL। अब हम लोग यहाँ पर जो इंडक्टर है, इंडक्टर को हम L से रिप्रेजेंट करते थे, अब हम उसे L से न रिप्रेजेंट करके, L तो हेनरी में है, हम इसे ओम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो JXL हमेशा लिखा करेंगे। और जब भी इसमें करंट से मल्टीप्लाई होगा तो वोल्टेज बनेगा, और वो वोल्टेज उस करंट से 90 डिग्री अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने J से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। I इंटू XL इक्वल टू VL, और VL को हमें कहाँ दिखाना है, I से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, J से। तो इसलिए अब हम जब भी अब इंडक्टर लिखेंगे तो हम उसे JXL लिखेंगे, और JXL कुछ नहीं है XL एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब पावर फैक्टर एंगल क्या है, यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, पावर फैक्टर एंगल थीटा 90 डिग्री, लेकिन लैगिंग है क्योंकि करंट इसमें पीछे है और वोल्टेज आगे है, तो लैगिंग नेचर होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0, ये भी लैगिंग होगा। P क्या होगा, VRMS IRMS cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो एक्टिव पावर आपका 0। रिएक्टिव पावर आपका जो है देखो VRMS IRMS sin 90, या मतलब VRMS IRMS क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1, और इसे हम लोग याद करो रिएक्टिव पावर को हमने बोला था ना IRMS स्क्वायर इंटू एक्स रखेंगे, तो यहाँ पर नेट एक्स कितना है, XL के बराबर, तो IRMS स्क्वायर इंटू XL बोल सकते हैं। इसकी यूनिट VAR। एपेरेंट पावर VRMS IRMS। ठीक, अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि रिएक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड एपेरेंट पावर के बराबर होगा और एक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर। अब ये प्रूविंग अगर क्वेश्चन यूपीटी में बोलेगा तो कैसे देगा, तो कहेगा कि प्रूव दैट इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आर π/2 रेडियन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर। अगली क्लास में हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट सीखेंगे और RLC की समरी देखेंगे।